हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का छठा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से कि जो जैव प्रक्रम की प्रोसेस होती है 4 प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट कराई जाती है। सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है पोषण का प्रोसेस, सेकंड नंबर पे आता है श्वसन का प्रोसेस, थर्ड नंबर पे आता है वहन का प्रोसेस और अंत में आता है उत्सर्जन का प्रोसेस। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से जैव प्रक्रम के बारे में डिटेल से बता दिया है और जैव प्रक्रम में होने वाली जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी मैंने डिटेल से बात कर रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, आपको वहाँ पे सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है और मानव में जो श्वसन तंत्र होता है वो किस तरीके से काम करता है। आज की सेशन के माध्यम से समझेंगे, वो भी डिटेल में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर करना। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से मानव में श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक ना। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे श्वसन होता क्या है। ठीक, तो श्वसन मतलब होता है सांस लेना। जो भी हम सांस लेते हैं उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं श्वसन की क्रिया या श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन पोषण प्रक्रम के दौरान, ठीक, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या होता है। और अभी तक आपने समझ में नहीं आया है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को एक बार डिटेल में ज़रूर जाकर देख लेना कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो, जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे तो उसका उपयोग किस माध्यम से होगा? कोशिकाओं के माध्यम से होता है, कोशिका में होता है। और जो कोशिका होती है उसी वजह से हमारा जैव की प्रक्रम स्टार्ट होता है और उसी समय एनर्जी मिलता है। हम खाने के माध्यम से एनर्जी स्टोर करते हैं और उसी एनर्जी को हम किसी न किसी काम में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं। समझ में आ गया? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। पेपर में पूछता है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, तो कोशिका में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए, हम ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन कहने का सेंस यहाँ पे है कि ऊर्जा बनाना। ऊर्जा आप किस माध्यम से बनाओगे? तो कोई ना कोई खाद्य पदार्थ खाओगे, एनर्जी लोगे, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि भिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज क्या है? एक एनर्जी पदार्थ है, खाद्य सामग्री है। अब ग्लूकोज के यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया गया है C6H12O6। तो हम करेंगे क्या? इस ग्लूकोज के जो 6C है, कार्बन के 6 परमाणु है, उसको हम कोशिका द्रव्य में तोड़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो 3C आपका परमाणु है उसका पायरुवेट और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है और यहाँ से पायरुवेट और यहाँ पे ऊर्जा 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ईस्ट और कीड़वन ये बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन का यहाँ पे अभाव हो जाएगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड एनर्जी हमें मिलेगी और हमारी पेशी कोशिका में ये एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड मिलेगा, साथ में आपको एनर्जी मिलेगी। उसी प्रकार ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होगी तब आप सभी को मिलेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने बता दिया कि जो भी ग्लूकोज के 6 परमाणु होते हैं कार्बन के, वो कोशिका द्रव्य में टूटेंगे और ये कोशिका द्रव्य पायरुवेट और एनर्जी में टूटेगा और 3 तरह से एनर्जी हमारी डिनोट होगी। ठीक, अब यहाँ पे समझेंगे श्वसन की प्रक्रिया जो होती है 2 मेन भागों में डिवाइड होती है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय का मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम सांस लेंगे, लेकिन अवायवीय मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रोसेस होगा। अब एक एक चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है।
तो ये जो श्वसन होगा, ऑक्सीजन जहाँ पे उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, हम वहीं पे सांस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी कि जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो उसमें क्या था, C6H12O6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन जहाँ पे रहेगा हम वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, वायु श्वसन। ठीक, तो ये जो श्वसन होगी ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन अवायु में क्या होगा भाई, तो ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होगा, पूरा नहीं होगा, पूरा उपचयन नहीं होगा, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है। अवायु श्वसन में होता है ये कि यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये दो चीज़ों में हो सकता है, कोशिका द्रव्य में होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। अब इसके लिए वायु श्वसन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, दे सकता है, जैसे कि 36 ATP। और यहाँ पे अवायु जो श्वसन है कम ऊर्जा उत्पन्न करता है, जैसे मान लो कि बहुत कम 2 ATP के लगभग में ये एनर्जी उत्पन्न करेगा। अब वायु श्वसन कौन कौन जंतु या जानवर करता है, तो यहाँ पे देखो मानव का एग्जाम्पल दिया गया है। और अवायु श्वसन कौन करता है, तो यीस्ट करता है, ठीक ना। अवायु श्वसन कौन करता है, मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब क्या करते हैं, वायु श्वसन करते हैं। लेकिन अवायु श्वसन कौन करेंगे, तो यीस्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम यहाँ पे अब बढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक फिगर यहाँ पे समझ लो। फिगर अगर समझ लोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे फिगर है, मनुष्य का यहाँ पे फिगर दिखाया गया और मनुष्य किस तरीके से सांस लेता है, बस खाली सांस का प्रोसेस बताया है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे नाक होता है, नाक में से हम क्या करते हैं, नाक का जो भी नली होती है, द्वार होता है, उसे हम बोलते हैं नासा द्वार। जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं, सक्शन करते हैं, सक करते हैं। ठीक, कभी कभी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुंह से भी लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मुख गुहा। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन होगा ग्रसनी से और कंठ से होते हुए हमारे जितने भी वलय उपस्थित होते हैं श्वास नली के माध्यम से फुफ्फुस और पसलियों में जा कर के श्वसनी और श्वसनिका इस डायाफ्राम के माध्यम में चारों ओर ये फैल जाता है और फेफड़े के माध्यम से हम सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका एक एक प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो भी ऑक्सीजन होगा, हवा होगा, वो नासा द्वार में जाएगा, नासा द्वार के माध्यम से नाक के माध्यम से ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी के माध्यम से कंठ में जाएगा, कंठ से होते हुए श्वास नली में जाएगा और श्वास नली के माध्यम से श्वसनी में जाएगा और श्वसनी के माध्यम से श्वसनिका में जाएगा, उसके बाद फेफड़े में जाएगा और फेफड़ा उसको पंप करेगा और पंप के माध्यम से क्या करेगा, कूपिका कोष में भेजेगा, फिर यहाँ पे रुधिर वाहिकाओं को भेज देगा। इतनी जो सारी प्रोसेस होती है, हमारा सांस लेने का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन को शरीर से बाहर निकालना। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक चीज़ को हम बाहर से मतलब समझते हैं। ठीक, कि मानव श्वसन की क्रिया जो होती है किस तरीके से संपन्न की जाती है। तो जो मानव की श्वसन क्रिया होती है, दो ये प्रोसेस में कंप्लीट की जाती है। एक होता है प्रोसेस अंतः श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब कि सांस को अंदर भेजना, फेफड़ा में क्या करना, भेजना। लेकिन उच्च वसन मतलब जो भी ऑक्सीजन अंदर भेजे हो उसको बाहर भी तो निकालना जरूरी है ना, तो उसको हम बोलते हैं उच्च वसन। ठीक, तो अंतः श्वसन क्या होता है, अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैल जाती है और उच्च श्वसन के दौरान क्या होता है भाई, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। ठीक, अंतः श्वसन में होगा कि पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ जाती है और वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष जो होगा यानी कि जो भी आपकी छाती होती है वो क्या करती है, पंपिंग करती है फेफड़ा के माध्यम से, ठीक ना। और गुहा में वायु का प्रेशर कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भर जाती है। वहाँ का प्रेशर कम होगा तो बाहर से प्रेशर जाएगा, हवा जाएगी, तो फेफड़ा में पूरा क्या हो जाएगा, हवा भर जाएगी। लेकिन उच्च वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या होगा कि वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है, पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, अवक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में एयर का जो प्रेशर होता है बढ़ जाता है, जिससे एयर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी होती है फेफड़े से बाहर निकल जाती है।
ठीक, अब समझ लेते हैं अंतः शोषण का मतलब मैंने क्या बता दिया कि सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर भेजना, जो भी हमारी केमिकल गैसेज होती हैं, ठीक ना। किसी भी ऐसा नहीं है कि खाली हवा, खाली एयर, खाली ऑक्सीजन, हम कई तरीके से गैसेज हम अपने शरीर में लेते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः शोषण। उच्छ्वसन क्या होता है, फेफड़े से वायु या गैसों को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन बोलते हैं। स्थलीय जीव का मतलब क्या होता है कि श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ये, और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जो भी H2O में ऑक्सीजन का मात्रा है उसके माध्यम से मछली वगैरह चाहे जलीय जीव जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और टॉपिक समझ लेते हैं कि कूपिका, रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले किसको समझेंगे, कूपिका के बारे में। तो ये क्या होगा कि एयर के समृद्ध मतलब ऑक्सीजन के समृद्ध मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में रक्त वाहिका के माध्यम से जाएगा, और O2 जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा, RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बना लेगा, ठीक, HbO2 बना लेगा, जिससे क्या होगा, धमनी के द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाएगा, और ऊतक के में पहुंचने के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 का उत्पादन हो जाएगा, कहाँ पे, ऊतक में। समझ में आ गया। अब इस तरह से क्या होगा, जब CO2 ऊतक में आ जाएगा तो CO2 रक्त वाहिकाओं में जाएगा, और ये जो CO2 होगा, CO2 का रक्त में विसरण हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब यही जो CO2 होगा क्या करेगा, रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में जाएगा, फिर कूपिका के माध्यम से कहाँ जाएगा, CO2 को जो कूपिका कोष में विसरण हो जाएगा, और यही जो CO2 होगा, CO2 का यहाँ से नासादौड़ से विसरण के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। इतनी सारी हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।